चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका पेपर है। हिंदी साहित्य विषय का आपका पेपर है, हिंदी लिटरेचर का। तो देखिए किस प्रकार का पेपर है, क्या इसके आंसर रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम इस वीडियो में आपको पूरे आंसर्स बता देंगे। क्या तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्या तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हम धर्मों के प्रति स्वभाव दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से, हमें सभी धर्मों के प्रति संभाव रखना चाहिए, मतलब कि समानता का व्यवहार रखना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। सेकंड है, धर्म के प्रति संभाव रखने के क्या लाभ हैं। तो अपने धर्म के प्रति यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर कि धर्म के प्रति जो प्रेम है उससे अंधता मिटती है। क्या भाई, संभाव रखने से क्या होता है, उससे अंधता मिटती है। क्या तो यहाँ से यहाँ तक आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर उसका। अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक के जीवन दृष्टि में क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर रहने वाला है यहाँ से, ये इस सिद्धांत से लेके आ जाएगा, ये यहाँ तक बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धर्म के बाह्य चिन्हों के बारे में लेखक क्या कहता है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आवश्यकता होती है, जब तक कि अलग अलग धर्म मौजूद हैं तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता होती है। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। क्या अगला है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इसमें आप दो लिख सकते हो, जैसे पहला लिख सकते हो धर्मों का महत्व, और दूसरा आ जाएगा धर्मों में संभाव। सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा धर्म का महत्व। अगला है, लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। तो लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए। तो आप यहाँ से लगाना है कि भाई यह होनी चाहिए कि तू उन्हें सारा प्रकाश दे जिनसे हमें सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल तथा सहिष्णु शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो निर्मल का हो जाएगा आपके मलिन और सहिष्णु का हो जाएगा अहिष्णु। ठीक है, और प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो प्रत्येक शब्द में प्रति आपका उपसर्ग रहेगा। क्या ठीक है, इसी के साथ पहला क्वेश्चन फिनिश होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने। तो ये पद्यांश था, इसके आंसर देखिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आंधी और बादल किसके प्रतीक हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना था, आंधी और बादल झांकी के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं, झांकी के। अगला क्वेश्चन है, कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है। तो कवि निर्माण की दावा इसलिए किया जाता है कि ताकि मानव जाति का सामना फिर से नई शुरुआत हो सके। क्या किस बात से कवि भयभीत था। तो कवि रात के उत्पात और उनके भय से अचेतन तथा जिससे वह लग रहा था कि वह अब सवेरा नहीं होगा, उस चीज़ से भयभीत था। अगला है, उषा की मुस्कान मानव मन को क्या प्रेरणा देती थी। तो उषा की मुस्कान मानव मन को पहली बार नई आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। रात आई और काली का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो रात आई और काली का काम ऐसी परिस्थिति और भी कठिन और निराशाजनक हो गया। पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो पद्यांश का उचित शीर्षक रहेगा आपको नीड का निर्माण, फिर या फिर आप लिख सकते हो नई शुरुआत। अगला है, फिर कण कण में कौन सा अलंकार है। तो फिर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और कण कण में विप्सा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यम में आप लिख सकते हो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया इत्यादि के हैं जनसंचार के माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के माध्यम की दृष्टि से इंटरनेट का क्या महत्व है बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हो सूचना का तीव्र प्रसार, विचारों की अभिव्यक्ति का मंच, शिक्षा और ज्ञान का स्रोत, मनोरंजन का साधन, सामाजिक संपर्क का माध्यम, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार और जागरूकता और सक्रियता का प्रसार। अगला है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्द में आपको निबंध लिखना है। इसमें पहला दिया गया, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, जल संरक्षण एक महत्व आवश्यकता, राजस्थान के प्रमुख मेले और योग स्वास्थ्य के आधार। तो इसमें जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार का आप इसमें निबंध लिख सकते हो इन किसी भी एक टॉपिक पर।
ठीक है, लिख दिया होगा आपने अच्छे से। ग्राम पंचायत क ख ग के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर अवश्य को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। तो इसमें आपको कार्यालय पत्र लिखना था। और दूसरे में स्वयं को अनुपम मानते हुए निजी विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर अपना स्ववृत लेखन लिखिए। तो इसमें आपको लिखना था। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव समाचार पर प्रतिवेदन लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लिख दिया होगा आपने। और राजकीय विद्यालय हरिपुरा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस विषय पर एक प्रेस विज्ञप्ति आपको लिखनी थी क्या। इसी के साथ आपका व्यवहारिक व्याकरण क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है इसमें पहला, हिंदी आचार्यों ने रसों की संख्या मानी है। तो हिंदी आचार्यों के रस के अकॉर्डिंग तो इसमें 9 मानी जाती है, बट इसमें आप अगर आंसर लगाना चाहो तो इसमें 8 आंसर इसमें आ सकता है क्या। बाकी करेक्टली जो आंसर रहता है वो 9 होता है, जिसमें आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या होती है। तो इसमें मात्राओं की संख्या होती है आपके 13। ऑप्शन पर जिस भी बच्चे ने लगाया उसका बिल्कुल आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, सोरठा छंद है। तो इसमें आंसर आ जाएगा अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा अर्ध सम मात्रिक छंद। अगला है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका कि भाई काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका अलंकार। समान वर्ण आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार इसमें आ जाएगा। पानी गए न उभरे मोती मानस चून में अलंकार है। तो इसमें आ जाएगा आपका श्लेष अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो अलंकार होता है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है क्या। अगला है, चौपाई छंद की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो चौपाई छंद की परिभाषा में आप लिख सकते हो कि चौपाई एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये आप इसमें लिख सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, इसके आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा सूरदास साहित्य का परिचय लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने नाटक, निबंध, कविता आदि विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। उनकी भाषा सरल मुहावरेदार है। जबकि सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर आधारित साहित्य की रचना की। उनकी रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता भी है। अब यहाँ से आपकी क्वेश्चन है, हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा। तो हामिद ने अपने 3 पैसों से यहाँ पे चिमटा खरीदा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स क्या रहेगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1988 मतलब कि सन 1988 में ज्योतिबा फूले को जो उपाधि दी गई थी वह है। तो उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, महात्मा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ है। तो पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ पद्माभरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर है। नागार्जुन का मूल नाम है। तो नागार्जुन का मूल नाम है आपका वेदनाथ मिश्र। ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम था। तो सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम था मोहन। ऑप्शन स यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ज्योतिबा फूले पाठ के लेखक है। तो ज्योतिबा फूले पाठ के लेखक सुधा अरोड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका द ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, सुधा अरोड़ा। कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम बताइए। तो उनका नाम था भोगीलाल। ऑप्शन द यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से वह रचना जो महादेवी वर्मा की नहीं है। तो इसमें से हंसमाला ये नहीं है, बाकी तीनों क्या है उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा।
तो वो इसलिए रखा क्योंकि सूरज ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन अपनी टॉर्च के माध्यम से लोगों के जीवन में प्रकाश लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये रखा। सपना कविता में नायिका क्यों प्रसन्न थी, उसका सपना क्यों टूट गया? तो सपना कविता में नायिका इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि उसने सपने में अपने प्रियतम को देखा था, लेकिन उसका सपना इसलिए टूट गया क्योंकि वह वास्तविकता में उससे दूर थी। अगला क्वेश्चन है, क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? अपने विचार लिखिए। तो लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नहीं था, वह सिर्फ अपनी जमीन और अधिकारों के लिए लड़ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए लोग मारा घर न बनने देंगे, शुक्रिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो शुक्रिया के इस कथन के से यह कहानी की मूल संवेदना यह स्पष्ट होती है कि समाज में गरीब और कमज़ोर लोगों को हमेशा दबाया जाता है और उन्हें अपना घर बनाने और रहने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। अगला है, जाग तुझको दूर जाना कविता की मूल संवेदना लिखिए। तो जाग तुझको दूर जाना कविता की मूल संवेदना यह है कि मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक द्वारा बताए गए 4 उपाय भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए, कृषि के आधुनिकीकरण होना चाहिए और सामाजिक सुधार भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कविता बादल को घेरते देखा में बादलों के सौंदर्य चित्र अतिरिक्त किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो इसमें कविता बादल को घेरते हुए देखा बादलों में सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त प्रकृति के अन्य दृश्य जैसे कि हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, झीलों के तैरते हंस, फूलों से लदे पेड़ पौधे का चित्रण भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वाला, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक का नाम है। तो इनके लेखक का नाम है मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है, M.F. हुसैन का जन्म हुआ है। तो M.F. हुसैन का जन्म हुआ है कोल्हापुर में। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा है, तो इनमें से वो क्या है? जीवनी है, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के शरत चंद्र के पिता का नाम था, तो उनके पिता का नाम था मोतीलाल। अगला क्वेश्चन, मकबूल फिदा हुसैन पाठ में किस मूर्ति का जिक्र किया गया था? तो उसमें नटराज की मूर्ति का जिक्र किया गया था। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरत को वे बातें क्यों प्रिय थी? तो नाना के घर कई बातों का निषेध था, जैसे कि तेज आवाज़ में बात करना, शोर मचाना, घर के बाहर खेलना। शरत को ये बातें इसलिए प्रिय थी क्योंकि वे उन्हें अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का अनुभव कराती थी। अगला, आपको शरत और उनके पिता के स्वभाव में क्या समानता दिखाई देती है, विस्तार से बताइए। तो शरत और उनके पिता दोनों स्वभाव में समानता यह थी कि दोनों ही विद्रोही परंपराओं से अलग थे। शरत जहां समाज के बंधन तोड़ना चाहते थे, उनके पिता भी रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ थे। यह समानता उनके जीवन के फैसलों को और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसी के साथ ही आपका पूरा पेपर के हमने पूरा आंसर की आपको बता दिए। तो आप चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और आपके मार्क्स भी बताइए कि आपके इस पेपर में कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।